Hello everyone, welcome back to my YouTube channel and I am Bhumika and today I am going to start chapter 8 Globalization क्लास 12th के रिगार्डिंग मैं वीडियोस बनाती हूँ और 10th 11th 12th की भी वीडियोस बनाती हूँ आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ स्टूडेंट्स के लिए। सो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। ओके, मैंने पहले भी अपने चैनल पे वीडियोस अपलोड करी हैं। इफ़ यू like the content, so kindly share and like my video and comment down. Okay, तो ग्लोबलाइजेशन चैप्टर में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ग्लोबलाइजेशन मीन्स होता है कि एक देश कैसे दूसरी कंट्रीज से पूरे वर्ल्ड में आपस में इंटरेक्ट करता है, कैसे दूसरी कंट्री से दूसरे देशों से मिलता है, कैसे अपने आइडियाज़, कैसे अपने जो है कमोडिटीज़ सामान का आदान प्रदान करना। ठीक है, अब जैसे कि आपको पता है कि जो इंडियंस है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो इंडियंस है वो इंडिया के अंदर ही रह रहे हैं, देश विदेश भी रह रहे हैं। कोई यूएस रहता है, कोई चाइना जाता है, कोई जापान जाता है। ठीक है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि जो जिस कंट्री से बिलोंग करता है वो उस कंट्री के अंदर में ही रहता है। या ऐसा नहीं है कि जैसे हम अपनी कंट्री के अंदर है तो हम अपने रिचुअल्स फॉलो करते हैं, बट कहीं ना कहीं हम ग्लोबलाइज होने की वजह से हम दूसरी कंट्रीज़ के भी फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं। और इवन देन बाहर की कंट्रीज़, फॉरेन कंट्रीज़ भी एक मतलब हम सब आपस में एक दूसरे के फेस्टिवल सारी चीज़ों को सेलिब्रेट करते हैं। why do we celebrate these festival? Why do we connect with each other? Because we are now globalized. हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, हम एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। जैसे कि आपको भी पता ही होगा कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं वो दूसरे फॉरेन कंट्रीज़ में गए मिलने के लिए। ठीक है, वहाँ पे उनकी काफ़ी तारीफ़ भी हुई, वो बात अलग है सारी चीज़ें, बट आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जाम्पल। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल। ओके, सो इस चैप्टर के अंदर बस हम चैप्टर 8 है ग्लोबलाइजेशन, ये आपके फर्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर है, ये फिनिश हो जाएगा। इफ़ यू वांट सम अदर वीडियो रिगार्डिंग अर्लियर चैप्टर, सो काइंडली कमेंट डाउन। आप कमेंट करके बता सकते हैं कौन से चैप्टर्स के आपको नोट्स चाहिए, कौन से चैप्टर्स के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए। सो आई विल मेक अ पर्टिकुलर वीडियो फॉर यू। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। और प्लीज़ अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। ओके ओके, सो व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन? जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ग्लोबलाइजेशन एज द कंसेप्ट फंडामेंटली डील्स विद फ्लोज। फ्लोज का क्या मतलब है? फ्लोज हो सकता है कुड बी ऑफ वेरियस काइंड्स, आइडियाज़, कैपिटल, कमोडिटीज़ एंड पीपल। फ़्लो मतलब होता है, हो सकता है कि जैसे हम एक दूसरे से अपने आइडिया शेयर करते हैं। ठीक है, कैपिटल मतलब पैसा शेयर करना आपस में। ठीक है, एक दूसरे की हेल्प करना। कमोडिटीज़ यानी सामान का जैसे आदान प्रदान करना। ठीक है, कमोडिटीज़ आप सोच सकते हो। अब आप बोलोगे कि कमोडिटीज़ का शेयर करके कैसे हम ग्लोबलाइज हो रहे हैं? कमोडिटीज़ का जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। ठीक है, जो सामान इंडिया में ज़्यादा बनता है वो अगर बाहर की कंट्रीज़ में नहीं ग्रो हो पाता है या नहीं बना पाते हैं वो लोग, तो हम क्या करते हैं, हम अपने कमोडिटी शेयर करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, ऐसे ही जो इंडिया में कम चीज़ ग्रो होती है या इंडिया में जो अवेलेबल नहीं होता वो हम इंपोर्ट करवाते हैं। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि लोगों का भी फ़्लो इन द सेंस कि जैसे कि इंडियंस है या फॉरेनर्स है, तो आपको कई देखने के लिए मिलता है कि इंडिया में भी फॉरेनर्स रहते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि फॉरेनर सिर्फ अपनी पर्टिकुलर कंट्री में, ये जो इंडियंस हैं वो सिर्फ इंडिया के अंदर ही रहेंगे। तो अब ग्लोबलाइज है, एक दूसरे से मिला जाता है। ठीक है, अपने आइडिया शेयर करे जाते हैं, ये सारी चीज़ें ग्लोबलाइजेशन के अंदर में ही आती है। तो कोई ऐसा ये वर्ड से ऐसा मत समझना कि ये क्या ही चैप्टर है या मुझे क्या ही समझ में आएगा। ठीक है, धीरे धीरे आता है, सब कुछ समझ में
स्टार्टिंग में हो सकता है। जस्ट इट इज़ अ वर्ड एंड इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। तो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। Okay, the crucial element is the worldwide interconnectedness that is created and sustained as a consequence of these constant flows. तो जो crucial element है वो worldwide interconnectedness का है। interconnectedness in the sense कि हम worldwide यानी पूरे वर्ल्ड में कैसे कंट्रीज़ आपस में कनेक्टेड हैं, तो उसी कनेक्शन की वजह से ही तो ग्लोबलाइज होता है ना। ऐसा थोड़ी ना कि जो पीएम नरेंद्र मोदी हैं वो यूएस नहीं जाएंगे तो कनेक्ट हो जाए, वो विदाउट मतलब बिना मिले कनेक्ट हो सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। या जो फॉरेनर जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो इंडिया आएंगे तभी तो उनको, जब वो आपस में मिलेंगे तभी तो वो आपस में कनेक्ट होके तो ग्लोबलाइज हम एक दूसरे के आइडिया शेयर करते हैं। सो दिस इज़ एन जस्ट एन एग्जाम्पल। ओके, सो ग्लोबलाइजेशन इज़ अ मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट। ये एक मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है। इसको हम पॉलिटिकल भी बोल सकते हैं कि पॉलिटिकल भी होता है, ठीक है, इकोनॉमिक और कल्चरल मैनिफेस्टेशन, एंड दीज मस्ट बी एडिक्वेटली डिस्टिंग्विश्ड. It is wrong to assume that globalization has purely economic dimension, just as it would also be mistaken to assume that is a purely cultural phenomenon. So ये हमारा एक तरीके का मिथ होगा अगर हम सिर्फ इसको समझेंगे कि ये कल्चरल फिनोमिना पे बेस्ड है या ये सिर्फ इकोनॉमिक डायमेंशंस पे बेस्ड है। नो, इट इज़ मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट, इट इज़ बेस्ड ऑन मल्टी डायमेंशनल, यानी कि इसके अंदर पॉलिटिक्स भी आता है। देखो बहुत सारी पॉलिसीज़ होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है पॉलिटिक्स की जो फॉरेन कंट्रीज़ इंडिया से अडॉप्ट करती है या जो इंडिया फॉरेन कंट्रीज़ से अडॉप्ट करती हैं, ठीक है। जो जिसको जैसी चीज़ें जो पॉलिसीज़ पसंद आती है, जो सिस्टम पसंद आता है, दे अडॉप्ट दैट पर्टिकुलर पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है। ऐसी इकोनॉमिकली जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं एक देश को आगे बढ़ाने के लिए, इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन करने के लिए, ठीक है, तो वो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ भी एक दूसरे से अडॉप्ट करते हैं। कल्चरल मैनिफेस्टेशन, जो कल्चर यहाँ पे इंडिया में सेलिब्रेट करते हैं, होली, दिवाली, दशहरा टाइप, या जो बाहर के कल्चर्स हैं, जैसे हम क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं, तो दीज आर द कल्चर। सो हम एक दूसरे के कल्चर को धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं। सो दिस इज़ नोन एज ग्लोबलाइजेशन। हम बेसिकली हम क्या हो गए, ग्लोबलाइज हो गए, तभी तो हम एक दूसरे के कल्चर को पहचान पाए, ठीक है। क्रिसमस क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, दिवाली क्यों मनाया जाता है, होली क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। सो ये हमारा एजम्पशन गलत होगा कि ग्लोबलाइजेशन सिर्फ इकोनॉमिक डायमेंशन पे बेस्ड है या इट इज़ जस्ट ए कल्चरल, इट इज़ बेस्ड ऑन कल्चरल फेनोमेन। सो ये हमारा एजम्पशन गलत हो गई, साफ लाइंस में लिखा हुआ है, ठीक है। देन कॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, अच्छा ठीक है, ग्लोबलाइजेशन तो हमें पता चल गया, लेकिन भाई इस ग्लोबलाइजेशन की कॉज क्या है, किस वजह से ग्लोबलाइज होना पड़ा। तो देखो सबसे पहला रीज़न है कि जो टेक्नोलॉजी और जो इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस है आर इम्पॉर्टेंट कॉजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन ड्यू टू विच वर्ल्ड हैज़ बिकम अ ग्लोबल विलेज टुडे। टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस हो गए, यानी कि हर एक देश एक दूसरे पे क्या है, ठीक है, ईच एंड एवरी कंट्री इज डिपेंडेंट, इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ठीक है। किस चीज़ के लिए इंटरडिपेंडेंट है, टेक्नोलॉजी। अब भाई जो चाइना की टेक्नोलॉजीज़ है तो सम कंट्रीज ट्राई टू अडॉप्ट दैट टेक्नोलॉजीज़, ठीक है। जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं तो एक दूसरे का क्या करते हैं यहाँ पे, टेक्नोलॉजीज़ और इकोनॉमिक उसको टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को मतलब टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं। सो ये इन्हीं सब रीजंस की वजह से ग्लोबलाइज हुए हैं हम, क्योंकि अब देखो एक जैसे स्टार्टिंग में फ़ोन नहीं था, टीवी नहीं था, टेलीविज़न नहीं था, ठीक है, ये सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें नहीं थी, बट धीरे धीरे ये स्टार्ट हुआ। पहले लेटर्स के थ्रू मैसेजेस भेजे जाते थे, देन सडनली
जो है मैसेंजर स्टार्ट हुआ, ईमेल स्टार्ट हुआ। अब हम एक ईमेल के थ्रू ही जस्ट एक जगह से दूसरी जगह अपने व्यूज़ भेज सकते हैं, आइडियाज़ भेज सकते हैं, ठीक है, या अपना मैसेज भेज सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो ये टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस की वजह से ही ग्लोबलाइज, आज हम ग्लोबल विलेज कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद है टेलीग्राफ, टेलीफोन, माइक्रोचिप, इंटरनेट। ये क्योंकि रेवोल्यूशनाइज्ड कम्युनिकेशन है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इन मोर रिसेंट टाइम, ठीक है। अभी इंडिया में बैठा इंसान यूएस के पर्सन से कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है, टेलीफोन के थ्रू, या आप सारे जितने कम्युनिकेशन के चीज़ें हैं इन सब से हम एक दूसरे से इंटरनेट के थ्रू हम आपस में कम्युनिकेट कर सकते हो। तो कम्युनिकेशन की वजह से भी कहीं ना कहीं हम ग्लोबलाइज हुए हैं। तो ये कॉजेज़ हैं कि हम आज ग्लोबलाइज क्यों हैं। सो दीज आर द रीजन्स वाई वी आर ग्लोबलाइज टुडे, ओके। Globalization, however, does not emerge merely because of the availability of improved communication. Improved communication की वजह से ही globalization नहीं हुआ है, but what is important is for people in different parts of the world to recognize these interconnectedness connections with the rest of the world. लेकिन कैसे वर्ल्ड के छोटे छोटे पार्ट्स, ठीक है, अलग अलग पार्ट्स आपस में कनेक्ट होते हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लोगों के लिए। कनेक्ट होना भी, कनेक्ट करना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। द इवेंट्स दैट आर टेकिंग प्लेस इन वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कुड हैव एन इम्पैक्ट ऑन अनदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि एक वर्ल्ड के एक हिस्से में क्या इवेंट हो रहा है उसका दूसरे पार्ट में, वर्ल्ड के दूसरे पार्ट में, दूसरे हिस्से में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो इन्हीं सब रीजंस की वजह से दीज आर द कॉजेज वाई वी आर ग्लोबलाइज टुडे। द बर्ड फ्लू और सुनामी और कोविड-19, देखो इसमें कोविड-19 का भी मेंशन किया है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ना आप अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हो। मैं साथ ही साथ आपको टिप्स भी बताते जा रही हूँ कि आप कैसे अपने मार्क्स गेन कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। जैसे बर्ड फ्लू हो गया, सुनामी हो गया, कोविड-19 इज़ नॉट कन्फाइंड टू एनी पर्टिकुलर नेशन। ये सिर्फ एक नेशन, एक देश की तक ही सीमित नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड लेवल पे हुआ है। ऐसा नहीं है ना कि भाई कोविड-19 हुआ तो सिर्फ इंडिया में हुआ, ये तो पूरे भारत देश में नहीं, पूरे वर्ल्ड में हुआ है ना। इट डज नॉट रिस्पेक्ट नेशनल बाउंड्री। और देखो ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि सिर्फ ये नहीं देखेगा कि भाई ये देश है, ये देश की सीमा है तो यहीं तक रहना है, ये तो वर्ल्ड वाइड लेवल पे होगा। सिमिलरली व्हेन मेजर इकोनॉमिक इवेंट्स टेक प्लेस, जब मेजर इकोनॉमिक इवेंट्स होते हैं, देयर इम्पैक्ट इज़ फेल्ट आउटसाइड देयर इमीडिएट लोकल नेशनल रीजनल एनवायरनमेंट पे तो पड़ता ही है, ग्लोबल लेवल पे, है ना। अब जैसे अभी यूक्रेन और रशिया की वॉर हुई, ठीक है, तो इससे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट और उसके आसपास की कंट्रीज और पूरे वर्ल्ड पे पड़ा, ठीक है। तो आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल। उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक है ग्लोबलाइजेशन के? तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स है कि फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज़, कैपिटल, कम्युनिटीज़ एंड पीपल। भाई जब तक अपने विचारों का, अपने पैसों का, अपने लोगों का, या जब तक सामान का आदान प्रदान नहीं होगा, फ्री फ्लो नहीं होगा, तब तक ग्लोबलाइजेशन नहीं हो सकता। तो सबसे इम्पॉर्टेंट इसका कैरेक्टरिस्टिक है। उसके बाद है कैपिटलिज्म, ओपननेस एंड इंक्रीज इन वर्ल्ड ट्रेड। मतलब आपस में एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करना, आपस में एक दूसरे को अपनी बात बताना, ओपननेस भी होना चाहिए ना। ऐसे थोड़ी ना कि भाई हम इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं और हम दूसरे कंट्री को ना बताएं, तो ये भी तो ग्लोबलाइजेशन नहीं कहलाएगा, है ना। कैपिटलिज्म होना, पूंजीवादी भी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखोगे कि पूंजीवादियों का भी कैपिटलिज्म का ज़्यादा होल्ड रहता है ग्लोबलाइजेशन के अंदर, या आप कह सकते हो वर्ल्ड के अंदर। वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेडनेस मैं पहले ही बता चुकी हूँ। ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये पुराने रिपीट हुए हैं, ठीक है। जस्ट टेक एन स्क्रीनशॉट। ग्लोबल कॉपरेशन एंड इन्फ्लुएंस इन वेरियस इकोनॉमिक इवेंट्स लाइक रिसेशन एंड बूम एपिडेमिक्स लाइक इबोला, स्वाइन फ्लू, HIV एड्स। तो ये सारे क्या है, मतलब ये जो क्राइसिस होता है ना, इसमें हमें आपस में कॉपरेट करना चाहिए, ठीक है। ये क्या होता है कि हम एक दूसरे से इन्फ्लुएंस होते हैं, बट कहीं ना कहीं हमें इसको
हैंडल करने के लिए एक दूसरे की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। तो ग्लोबलाइजेशन का ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन सब चीज़ों में हमें आपस में कोऑपरेट करना चाहिए, ठीक है। अब है एक्सप्रेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन। देखो मैं आपको साथ साथ ना नोट्स भी देती जा रही हूँ, आप इसको लिख सकते हो आराम से बैठ के, स्क्रीनशॉट ले लो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स से वीडियो शेयर करना प्लीज़, ठीक है। एक्सप्रेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या है? अब इसमें देखो ग्लोबलाइजेशन 3 तरीके से आप इसको डिवाइड कर सकते हो। पहला है पॉलिटिकल, ठीक है, राजनीतिक, इकोनॉमिक, आर्थिक और कल्चरल, ठीक है। तो पॉलिटिक्स में ये है कि पावर, जो स्टेट की पावर है उसका जो फ्यूचर है वो कैसे, पॉलिटिक्स में हमें पता चलता है कि भाई जो यूएस है, यूएस के अंदर जो राज्य यूएस है, इस यूएस स्टेट है, यूएस कंट्री है, उसके पास क्या पावर है। डज नॉट ऑलवेज रिड्यूस स्टेट कैपेसिटी, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन हमेशा ऐसा नहीं है कि वो स्टेट की जो कैपेसिटी है उसको कम करेगा। ऐसे इकोनॉमिक उसमें क्या है कि इन्वॉल्व्स ग्रेटर इकोनॉमिक फ्लो एंड अमंग कंट्रीज, मतलब दो देशों के बीच में आपस में इकोनॉमिक फ्लो रहना चाहिए, ठीक है। इकोनॉमिकली आप एक दूसरे को सपोर्ट, हाँ, और अपने आइडियाज़ फ्लो होने चाहिए। जनरेट इकोनॉमिक वेलबींग फॉर पीपल, और इससे क्या होता है भाई, जितना एक देश इकोनॉमिकली पावरफुल होगा, इकोनॉमिकली डेवलप होगा, आर्थिक तौर से जो है शक्तिशाली बनेगा, तो उतना ही क्या होगा, लोगों के लिए और चीज़ें आती जाएंगी सामने, मतलब लोगों के लिए, लोगों के पास भी पावर्स आती जाएंगी, लोग भी इकोनॉमिकली इंटरडिपेंडेंट नहीं, लोग भी क्या होते जाएंगे, लोग भी इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। लोग क्यों इंडिपेंडेंट हो जाएंगे? क्योंकि भाई जब एक देश ग्रो कर रहा है तो कहीं ना कहीं जो लोग बेरोज़गार हैं, जिनके पास जॉब्स नहीं है, नौकरी नहीं है, तो उनको भी कहीं ना कहीं नौकरी तो मिलने ही लगेगी, है ना, चाहे छोटी नौकरी मिले, चाहे कैसी भी नौकरी मिले, बट कहीं ना कहीं वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, ठीक है। कल्चरल क्या है कि emerge and enlarges choices and modifies our culture without disturbing our tradition, यानी हमारे ट्रेडिशन को बिना डिस्टर्ब करे जो ग्लोबलाइजेशन है वो क्या करता है, हमारे कल्चर के चॉइसेस को, कल्चर को मॉडिफाई कर देता है। हम अपने कल्चर को अलग अलग तरीक़ों से मनाने लगते हैं, और उसको ना ऐसा नहीं है कि जो एक कल्चर है, एक पर्टिकुलर कल्चर वो एक पर्टिकुलर देश के अंदर ही मतलब रन हो रहा है, वो पूरे वर्ल्ड वाइड उस पर रहेगा, ठीक है। सो दीज आर द एक्सप्रेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन। देन वी विल टॉक अबाउट इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब देखो इसमें ग्लोबलाइजेशन का क्या इफ़ेक्ट रहता है। देखो सबसे पहला कुछ नेगेटिव होता है, कुछ पॉजिटिव होता है। इकोनॉमिक में अगर हम इकोनॉमिकली बात करें तो इसमें क्या होता है, अगर हम सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों की बात करें कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट आता है, ठीक है, बढ़ जाता है इकोनॉमिकली इम्पैक्ट, बिजनेस एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं। भाई कहीं ना कहीं जो इंडिया होगा वो अपनी कुछ फैक्ट्रीज़ वो, ठीक है, जैसे आप देखते हो कि इंडिया के अंदर ही कई एमएनसी कंपनीज़ हैं, जो बाहर की एमएनसी कंपनीज़ तो सिंपली मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, बाहर की कंट्रीज़ हैं, सॉरी बाहर की जो कंट्रीज़ हैं उनकी कंपनीज़ हैं, एमएनसी कंपनीज़ हैं, तो वो यहाँ पे अच्छे से सेटल हुई भी है ना, और उससे क्या है, जो लोग हैं उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है, उससे लोग जो है उसमें ज्वाइन करते हैं, फिर कहीं ना कहीं उनको काफ़ी अच्छे लेवल पे वो मतलब इम्प्रूवमेंट होता है उनके, है ना, उनके फ्यूचर उसमें इम्प्रूवमेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। तो बिज़नेस एक्टिविटीज़ बढ़ जाती है। ग्लोबलाइज होने से क्या होगा कि इंडिया की कुछ कंपनीज़ होगी वो बाहर चली जाएगी, बाहर वाली यहाँ आ जाएंगी, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ने लगेगी, हम कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से डेवलप होंगे, म्यूचुअली डिपेंडेंसी हो जाएगी, म्यूचुअली हम एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, ठीक है। ये बचाता है इसको, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्लोबलाइज होने की वजह से क्या होगा कि हम इतने पावरफुल हो जाएंगे कि हमें दूसरे कंट्रीज़ की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। बट कुछ इसमें नेगेटिव वो भी है कि ये हिस्ट्री को ब्लॉक करता है, ठीक है, हमारे इतिहास को कहीं ना कहीं ख़त्म कर देता है, या
रोक देता है, ठीक है। गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, अब देखो ग्लोबलाइज होगा तो कहीं ना कहीं जो अमीर है गरीब है उनके बीच में डिफरेंस थोड़ा बढ़ जाएगा, है ना। और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है कहीं ना कहीं उनको ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्यों होगा भाई? कैपिटलिज्म, पूंजीवादी सबसे ज़्यादा वही होंगे, है ना। पावरफुल सबसे ज़्यादा वही होंगे, सबसे ज़्यादा पैसा उन्हीं के पास होगा, तो सबसे ज़्यादा फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज़ वही दूसरे उसमें लगाएंगे, तो उतना ही वो और पावरफुल वो होते जाएंगे इकोनॉमिकली। हम कॉलोनिज्म की भी नौबत आती है। जैसे आपको पता ही है कि ब्रिटिश कल्चर यहाँ कैसे आया, ब्रिटिशर्स यहाँ कैसे आए थे, वो कॉलोनी के थ्रू ही तो आए थे, है ना। उन्होंने धीरे धीरे यहाँ पे कब्जा किया, तो ये जस्ट एक एग्जांपल था, ठीक है। ऐसे पॉलिटिक्स का क्या है, ये हम पढ़ रहे हैं इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन का। ग्लोबलाइजेशन का क्या प्रभाव है, ठीक है। अब इसमें पॉजिटिव क्या है कि इंक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ स्टेट्स ड्यू टू द राइज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन। कहीं ना कहीं जो एफिशिएंसी है स्टेट है की, है ना, टेक्नोलॉजिकली डेवलप हो रहा है, ठीक है। इंफॉर्मेशन बढ़ती है स्टेट की। दूसरा जो प्रोटेक्शन है, अल्टरनेटिव मीन्स ऑफ प्रोटेक्शन बढ़ता है ना। कहीं ना कहीं अपना देश जो है पावरफुल होता है तो प्रोटेक्शन पावर उतनी बढ़ जाती है। द रोल ऑफ अवेलेबल स्टेट्स हैज़ डिमिनिश्ड बट नॉट एलिमिनेटेड। अवेलेबल स्टेट्स जो है, रोल ऑफ अवेलेबल स्टेट्स वो कम होते हैं बट हटाए नहीं जाते, ठीक है। इस पॉइंट को आप स्किप भी कर सकते हो। नेगेटिव ये है कि भाई मिनिमम इंटरवेंशन ऑफ स्टेट, जो स्टेट का जो इंटरवेंशन रहेगा ना वो बहुत कम रहेगा, क्योंकि वहाँ पे भाई ग्लोबलाइजेशन की बात हो रही है, ग्लोबली हम बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पावरफुल कंट्रीज़ की बात ज़्यादा सुनी जाएगी पॉलिटिक्स के अंदर। डिटर्मिनेट्स मार्केट इकनॉमी, और जो मार्केट इकनॉमी है उसको भी कहीं ना कहीं डिटर्मिनेट करेगा, है ना। जो मार्केट की इकोनॉमी है तो कहीं ना कहीं वो पॉलिटिक्स की वजह से वो उस पर बहुत प्रभाव आएगा। एमएनसी बढ़ जाएगा। एमएनसी बढ़ने से क्या होगा कि कहीं ना कहीं जो आपका जो देश जो कमाने वाला था वो कहीं ना कहीं दूसरा देश, दूसरी कंट्री उतना यहाँ से दूसरी कंट्री से कमा रही है ना। आफ्टर स्टेट सोवरेनिटी हो जाएगा। लेस रोल ऑफ पब्लिक वेलफेयर, मतलब लोगों के फिर वेलफेयर के कम चांस होंगे, उनका कम रोल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे फिर जैसे कि मैंने बताया कि डेवलप्ड कंट्रीज़ पे ज़्यादा रोल बढ़ जाएगा। अब देखो कल्चरली आप कहोगे कि कल्चरली हम होमोजेनिटी रहेगी, कल्चर हम अपने सारे मानते ही हैं, ठीक है। इंक्रीज द एरिया ऑफ चॉइस ड्यू टू एक्सटर्नल कल्चरल इन्फ्लुएंस, कि एरिया ऑफ चॉइस बढ़ जाएगा। भाई आप किसी भी कल्चर से बिलोंग करते हो, आप किसी भी पर्टिकुलर नेशन से बिलोंग करते हो, तो आप अपने कल्चर कहीं भी सेलिब्रेट कर सकते हो, है ना, और लोगों को भी पता चलता है। तो एक कल्चरल मतलब जो इंक्रीज द एरिया ऑफ चॉइस बढ़ जाती है आपकी, ठीक है। आप किसी भी कल्चर को क्या कर सकते हो, सेलिब्रेट कर सकते हो, ये आपके पास चॉइस होती है। अब नेगेटिव क्या है इसमें कि भाई एंडिंग ऑफ ओरिजिनलिटी ऑफ कल्चर ऑफ ईच कंट्री, हर एक देश का जो कल्चर होता है उसकी ओरिजिनलिटी कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही होती है, क्योंकि हम जो रिचुअल्स हैं वो कहीं ना कहीं कम ओरिजिनल चीज़ें जो होती थी ना वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही हैं। डिसअपीयरेंस ऑफ कल्चर ऑफ लेस पावरफुल सोसाइटी, भाई जो कम पावरफुल सोसाइटी है, जो इतनी शक्तिशाली नहीं है, इतनी आर्थिक रूप से इकोनॉमिकली डेवलप नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनका डिसअपीयरेंस होगा, वो अपने कल्चर को इतना तवज्जो नहीं देंगे, है ना। द कल्चर ऑफ लीस्ट डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज इज़ बीइंग वेस्टर्नाइज्ड, और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के जो रिचुअल्स हैं, कल्चर हैं, वो ज़्यादा क्या होने लगेंगे, वो ज़्यादा प्रभाव में आने लगेंगे, ज़्यादा सेलिब्रेट होने लगेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव डन टुडे। हमने आज ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग पढ़ा, कॉजेज़ ऑफ ग्लोबलाइजेशन पढ़ा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन पढ़ा, एक्सप्रेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन पढ़ा एंड इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन पढ़ा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। और कल मैं पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस और कल्चरल
कॉन्सिक्वेंसेस, ये टॉपिक्स कंप्लीट कर दूँगी। इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, डिबेट्स। सो दिस इज़ व्हाट, if you like my video, so please like, subscribe and share. Thank you very much. Thanks for watching my full complete video.